हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोलॉजी विद दीपमाला। हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हम जो हैं वो कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सुनना है कि हम अपने बारे में अब पढ़ेंगे। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई एंड लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और इस वीडियो को जो है एंड तक देखिए आप लोग, ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। और ये इंपॉर्टेंट जो है वो बोर्ड में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो नीट का जो पेपर होता है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो ब्रीदिंग क्या होता है आपके पास, सबसे हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या होता है आपके पास, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, और कभी भी ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे। ओके, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होता है ना वो आपके पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें सेल जो होता है ना, सेल के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग है हमारे पास सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड यानी कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जिनका डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। अब है हमारे पास जैसे लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं सॉरी, जैसे स्पॉन्जिस है, सिलेंट्रेटा है, फ्लैट वॉर्म्स है, वो कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, तो वो सिंपली डिफ्यूजन से करता है। ठीक है, अपनी बॉडी के सरफेस से डिफ्यूजन से, सिर्फ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब आ गया अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होता है, उनके बाहर जो होती है ना स्किन क्यूटिकल की बनी होती है। ठीक है, तो वो वहां से रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको हम कुटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। आपके पास इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के पास क्या होती है, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, और वहां से वो जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थ्रोपोडा और मलस्क जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो गिल से करते हैं, जिसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और कुछ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल पे जो रहते हैं, ठीक है, जो लैंड पे रहेंगे, वो लंग से करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल रिस्पायर थ्रू लंग्स। जैसे हम लोग हैं, हम किससे रिस्पायर करते हैं, लंग से करते हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, तो उनको उस जो स्किन से करेंगे उसको कुटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये वन वन माँ के क्वेश्चन है कि कुटेनियस रेस्पिरेशन क्या हुआ, पल्मनरी क्या हुआ, जो लंग से करेंगे वो पल्मनरी, जो स्किन से करेंगे वो कुटेनियस रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, अगर इसमें से क्वेश्चन भी आ जाता है आपको, नेम द एनिमल विच शो कुटेनियस रेस्पिरेशन, तो आप लोग लिखेंगे अर्थवर्म। अगर एम्फीबियन पूछा जाएगा तो आप लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉग। ओके, अब आ गया हमारे पास जो मेन हमारे पास टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारा जो ये रेस्पिरेशन का है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक थ्रू आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे होता है आपके पास। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल भी बोलते हैं। इनहेल हुआ अंदर लेना, एक्सहेल हुआ बाहर निकालना। तो अंदर क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन, और बाहर क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो कहाँ से है, एक्सटर्नल, ये जो नोज है आपके पास, ठीक है, अपर लिप के ऊपर दो होल होते हैं जिसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, नेजल चैम्बर। ठीक है, नेजल चैम्बर है हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद आता है हमारे पास लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स आता है हमारे पास, फिर आता है हमारे पास ट्रैकिया, जो ये वाला है पूरा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रोंकाई। ओके, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई जो है वो दो में डिवाइडेड हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट लंग, दैट इज ब्रोंकस जिसको हम लोग बोलते हैं। और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, जो ये आगे आगे जो हो गए वो ब्रोंक्यूल्स हो गए, जिसको ब्रांचेज है। और ये जो लास्ट में हुआ ना, इसको बोलते हैं हम एल्वोलाई। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो ये बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है, जैसे अंगूर होते हैं ना, बस सिमिलर स्ट्रक्चर वही होता है, ग्रेप्स की तरह इसका बिल्कुल स्ट्रक्चर वही होता है। ठीक है, अब हम करेंगे नॉस्ट्रल से। नॉस्ट्रल्स हमारा नाक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एयर की बॉडी, मतलब एयर जो है वो अंदर ले जाता है ये। ठीक है, ऑक्सीजन को ये अंदर ले जाएगा और क्या करेगा, फिल्टर करेगा डस्ट पार्टिकल्स को, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको जो है वो फिल्टर करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेजल चैम्बर, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो हमने देखा होगा अंदर जाते वक्त तो हमको नहीं पता लगता, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, आप देखेंगे
ठीक है। तो गर्म हवा निकलती है, तो ये क्या करता है, एयर को वार्म करता है और मॉइस्ट भी करेगा। ठीक है, मॉइस्ट भी करेगा, और डस्ट पार्टिकल जो है वो जो आपके नोज में हेयर होते हैं ना उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास आपके पास आ जाता है फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स क्या होता है हमारे पास, ये दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है, इसलिए इसको कॉमन पाथवे भी बोलते हैं, फूड के लिए भी और आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि रेस्पिरेशन के लिए भी। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी आवाज निकलती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसके बाद एयर जो है वो लैरिंग्स में एंटर हो जाती है। इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, और ये जो होता है ना ये साउंड प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या करता है आपके पास, ठीक है, सॉरी एपिग्लॉटिस। ओके, एपिग्लॉटिस आता है सबसे पहले आपके पास, फिर लैरिंग्स आएगा, फिर ट्रैकिया आएगा। ओके, एपिग्लॉटिस क्या होता है हमारे पास, ये है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर ये पाइप है, ये दो पाइप्स हैं, ठीक है, तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। अगर आप पूरा मुंह खोल के देखें तो आपको एक ऐसे जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ऐसे जैसे, ओके, एंड में ऐसे जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम खाना खाते हैं तो जो ये फ्लैप जैसा होता है ना, ये विंड पाइप के ऊपर क्लोज कर देता है, तभी बोलते हैं जब हम खाना खाते हैं तो हमको बात नहीं करनी है। ठीक है, जैसे ही स्वॉलो करेंगे हम खाना अंदर निगल लेंगे, तो फिर ये फ्लैप जो है ये आपका फूड पाइप के ऊपर इकट्ठा मतलब उसको बंद कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारा, इसको जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करने से रोकता है, इसलिए कई बार खांसी भी आ जाती है, क्योंकि खाना जो है वो फूड पाइप में जो है वो फंस जाता है। ठीक है, फिर आगे आपके पास लैरिंग्स, फिर आगे आपके पास ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, लैरिंग्स के बाद आता है हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, ये एक कार्टिलेज, एक पाइप है, पाइप जैसी है, लेकिन बाहर से आपके पास क्या होता है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि ट्रैकिया जो है वो क्लैप्स ना हो जाए। ठीक है, वो अड़ा रहे और वहां से हवा जो है वो एक्सचेंज गैसेस जो है वो अंदर जाती रहे। ठीक है, ये सी शेप्ड का कार्टिलेजिनियस इसके ऊपर एक वो आपके पास शीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई क्या होते हैं आपके पास, ट्रैकिया जो होते हैं वो ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाता है। देखो, दो में डिवाइडेड हो गया, राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो इसमें क्या हुआ, राइट पल्मोनरी ब्रोंकस और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकस आ जाता है आपके पास। इनको दोनों को क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकाई। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब आ गया हमारे पास ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइडेड, देखो छोटे 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 आगे आगे को डिवाइड हो जा रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ओके, फिर ब्रोंक्यूल्स जो गिव राइज टू एल्वोलाई। तो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती हैं, एल्वोलाई पर होती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले एल्वोलाई का क्या है, मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पे ही होगी। ऑक्सीजन ब्लड जो है वो डिफ्यूज करता है, यहाँ पे जो होता है ना ब्लड सप्लाई बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है तो किससे होनी है, ब्लड से ही होनी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में डिफ्यूज कर जाता है यहाँ पे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वोलाई में आ जाता है। अभी हम इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, थिन वॉल्ड होती हैं ये। ठीक है, थिन वॉल्ड इसलिए होंगी ताकि जो होता है वो हाईली मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो सके। हाईली वेस्कुलराइज होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चाहिए होती है, और सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो इसमें है आपके पास कि जो एल्वोलाई है आपके पास, ये देखो बिटवीन, ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं वो ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में होती हैं। इसको भी अभी हम लोग पूरा करेंगे अभी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं वो दो लंग्स होते हैं आपके पास। अब लंग्स का आ गया। ठीक है, लंग्स जो होते हैं हमारे पास टू होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो इसका क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देना। तो लंग्स के अंदर क्या हो गया हमारे पास, लंग्स के अंदर हो गया आपके पास ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और आपके पास एल्वोलाई। ठीक है, समझ में आ गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमारे पास आ जाता है इसमें प्लूरल, और अब इसमें हम पढ़ेंगे कि लंग्स में और क्या होता है। ठीक है, इस एक तो लंग्स डबल लेयर्ड होगा आपके पास। ठीक है, डबल लेयर होगा ये, हमेशा हमेशा जो होता है वो डबल, आउटर एंड इनर। ठीक है, डबल लेयर इसलिए होता है ताकि जो है वो फ्रिक्शन से, मतलब ताकि प्रोटेक्टिव रहे। ठीक है, प्रोटेक्ट करके इसको रखना है। और इसके अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। देखो, ये दो मेम्ब्रेन है, ये आउटर है, ये इनर है, बीच में आप लोग को ये जो दिख रहा है दैट इज प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड है इसमें प्रेजेंट आपके पास, प्लूरल फ्लूइड। ये देखो, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। तो प्लूरल ब्लड जो
वर्ड है वो लंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसमें, इसका फंक्शन क्या है, ताकि ब्रीदिंग के टाइम में फ्रिक्शन को रोक सके, ठीक है। फिर आ गया डायफ्राम, ये वाला जो ये डोम शेप्ड है आपके पास, ठीक है, ये वाला पूरा जो है दैट इज डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, लंग्स के नीचे दोनों साइड एक डोम शेप्ड, ठीक है, ऐसे शेप्ड डोम शेप्ड जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। और ये क्या हेल्प करता है आपके पास, ये भी आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही ये हेल्प करता है आपके पास, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारा जो लंग्स होता है ना, वो किस में प्रेजेंट होता है, थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होता है। किस में होता है, थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होता है। देखो चैम्बर होगा ना आपके पास, तो ये अगर इसी में ही समझे हम, तो थोरेसिक चैम्बर है ये, ठीक है। ये जो लंग्स है ये थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होंगे। और डॉर्सली, ठीक है, बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। वेंट्रली फ्रंट साइड से स्टर्नम है, ठीक है, ये स्टर्नम है यहाँ पे प्रेजेंट है। और लेटरली साइड से रिब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। और लोअर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम, ठीक है। तो थोरेसिक चैम्बर है जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं आपके पास। उसका जो डॉर्सली है बैक साइड, पीछे वाली साइड में हमारे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। फ्रंट साइड वेंट्रली क्या है, स्टर्नम है आपके पास। और लेटरली क्या है हमारे पास, रिब्स है। और लोअर साइड में क्या है, ये डायाफ्राम है। क्लियर है, इधर जैसे अगर ये है आपके पास, ठीक है, ये है, ठीक है। ये थोरेसिक कैविटी है आपके पास, ये थोरेसिक चैम्बर है आपके पास। पीछे आपके पास ये देखो, ये बैक बोन है आपके पास, ठीक है, बैक साइड में बैक बोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्टर्नम है आपके पास, ये रिब्स हैं आपके पास। और नीचे क्या है, डायफ्राम है। समझ में आ गया। अब थोरेसिक चैम्बर क्यों इंपॉर्टेंट है, थोरेसिक चैम्बर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डायरेक्टली लंग्स का वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। तो थोरेसिक वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज होगा तो लंग का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। और अगर थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो लंग का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। अभी हम जो मैकेनिज्म करेंगे ना, ये वाला मैकेनिज्म करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसमें आप लोग समझेंगे कि कैसे थोरेसिक चैम्बर में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अब है हमारे पास रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। रेस्पिरेशन फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व करता है, जो कि 5 है आपके पास। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपल जो है आपके पास की इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड थ्रो आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल ये है ब्रीदिंग। और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। अब आ गया हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कहां पे होती है, एल्वुलर मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है, एल्वोलाई और ब्लड के बीच में होती है। अब ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में जो होगा वो कम होगा और एल्वोलाई में ज्यादा होगा, ठीक है। तो मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये हो गया आपके पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपके पास एक्सचेंज और डिफ्यूजन। स्टेप 3 आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ठीक है। अब ब्लड से कैसे करेगा, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाएगी, लंग्स से वो टिश्यू में चली जाएगी, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ वो होगा आपके पास, ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और वहां से टिश्यू में चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में होगा, ठीक है, टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वो फिर ब्लड में फ्लो कर जाएगा। समझ में आ गया कि ब्लड और टिश्यू के बीच में सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड कैसे हुई। और ब्लड के पास हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लंग से ऑक्सीजन लंग में गई और ऑक्सीजन लंग से गई और आपके पास टिश्यू में चली गई। और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग में चली गई। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड से टिश्यू में चला जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में चला जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है चैप्टर नंबर 12 में ये डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सेल जो होता है ना वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। ग्लूकोज जो हम जो हमारी बॉडी में स्टोर करके रहता है वो उसको जो है वो कार्बन वहां पे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो उसको ब्रेक डाउन करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी तो वहां से एनर्जी निकलेगी और वहां से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या हुआ, ब्रीदिंग हुई, सिर्फ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड थ्रू आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हुई फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्लियर। फिर ट्रांसपोर्ट गैस बाय ब्लड, ब्लड से क्या हुआ, ऑक्सीजन लंग से टिश्यू में चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में आ गई,
क्लियर। फिर उसके बाद हुआ ब्लड एंड टिश्यू में, टिश्यू से क्या हुआ, ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में गई और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में आ गई। नेक्स्ट वन हुआ हमारे पास कि जो आपके पास ऑक्सीजन थी वो सेल में जो है वो ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है और वहां से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब आया हमारे पास इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या होता है हमारे पास कि कैसे प्रोसेस जो है वो फ्लो होता है। ठीक है, इसके दो मेजर प्रोसेस होते हैं या स्टेजेस बोलो आप, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। क्या क्या होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ या रिलीज आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। तो पानी पी लेती हूं मैं 2 मिनट में। अब है हमारे पास इंस्पायरेशन क्या होता है आपके पास कि एयर जो ना वो लंग्स के अंदर जाएगी, और एक्सपायरेशन है कि एयर जो है वो लंग्स से बाहर जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इंस्पिरेशन क्या हुआ हमारे पास, प्रेशर। अब हम इसको पढ़ेंगे कि इसमें अब कौन कौन से प्रेशर होते हैं। ठीक है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। क्लियर है, किससे जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन, जैसे डिफ्यूजन था फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो हम पढ़ेंगे हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इंस्पायरेशन और आपके पास एक्सपायरेशन कैसे होती है। ठीक है, इंस्पायरेशन होती है आपके पास, इनहेलेशन है, डायफ्राम है, और एक्सटर्नल आपके पास इंटरकॉस्ट्रल मसल है। ठीक है, डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं। एक्सपिरेशन जो है आपके पास, इंस्पायरेशन जो होती है हमारे पास डायफ्राम है जिसमें स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्ट्रल मसल्स हैं बिटवीन रिब्स, जो कि इसको हेल्प करते हैं आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब देखो डायफ्राम क्या करेगा, चलो डायग्राम से ही करते हैं, हम सिर्फ डायग्राम पे ही फोकस करेंगे हम। अब डायफ्राम क्या करेगा, जैसे ही हमने सांस अंदर लिया, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया। आप भी देखेंगे कि डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है, और फ्लैटन्ड हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और थोड़ा सा फ्लैट हो गया, ऐसे करके हो गया। ये डोम शेप्ड हमारे पास ऐसे था, ऐसे करके था, अब ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया। ठीक है, जो एक्सटर्नल कोस्टल मसल है, रिब्स एंड स्टर्नम है, वो ऊपर आ जाती हैं। आप सांस लेंगे तो आप खुद फील करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएंगी आपके पास, और जो वॉल्यूम है थोरेसिक का, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे सांस हम अंदर लेंगे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपके पास, और क्या होगा कि फ्लैटेंड हो जाता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो रिब्स और स्टर्नम है वो ऊपर आ जाती है, रिब केज भी ऊपर आ जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, और एयर जो है वो अंदर आ गई, किसमें आई, लंग्स में। ओके, ये हुआ इंस्पायरेशन। क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिब्स एंड जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थी वो रेज्ड हुई, रिब केज भी ऊपर को आया, और थ्रेसिक वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हुआ आपके पास, और एयर जो है वो अंदर आ गई, किसमें, लंग्स में। ओके, समझ में आ गया इंस्पिरेशन का। नेक्स्ट है अब ये एक्सपायरेशन कैसे होगी। ठीक है, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से अपने डोम शेप्ड में आ जाएगा। रिब और स्टर्नम जो होगी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी आपके पास, रिब्स भी प्रॉपर अपनी पोजीशन में आ जाएगी, और वॉल्यूम इसका जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, किसका, थोरेसिक का डिक्रीज हो जाएगा आपके पास, और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, और एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी। बस यही आप लोगों ने इतना सा ही लर्न करना है। समझ में आ गया। ठीक है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है हमारा 12 to 16 टाइम पर मिनट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व द ब्रीदिंग इन्वॉल्वमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर, जो कि हम वहां से पता करते हैं कि कितना हमारा ब्रीदिंग रेट है। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये था ये टॉपिक आपके पास कि मैकेनिज्म कैसे होता है, वो मैंने आपको बता दिया, इजी, सबसे इजी वे में बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या है ये, क्या कैसे, इसको आपने लर्न करना है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम टीवी, ओके, यानी कि कितना वॉल्यूम आपने इंस्पायर किया है और एक्सपायर, अंदर लिया है और बाहर लिया है एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में, जो हम नॉर्मल करते हैं। ठीक है, उसका अप्रोक्सीमेट होता है आपका 500 ml। जो हेल्दी मैन है वो इंस्पायर और एक्सपायर, अंदर ऑक्सीजन लेता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है 6000 to 8000 ml पर मिनट।
ओके, एयर पर मिनट इतना लेता है। तो ये हुआ टाइडल वॉल्यूम, सिंपली एयर अंदर गई और बाहर आई। ठीक है, अब आ गया इंस्पायरेटरी, IRV। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो IRV हुआ आपके पास इंस्पायरेट, कितना हमने फोर्सफुली इंस्पायर किया, कैसे, कितनी जल्दी हमने फोर्सफुली इसको, मतलब जोर से इसको अंदर लिया ऑक्सीजन को। तो वो होता है 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर। ओके, एक्सपायरेटरी ERV रिजर्व वॉल्यूम है, कितना हमने बाहर एक्सपायर किया। ओके, फोर्सफुली कितना जोर से हमने, कितना जल्दी या कितना फोर्सफुली हमने बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाली। तो उसका एवरेज होता है 1000 ml टू 1100 ml। ओके, इसको आपके लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, कितना वॉल्यूम जो है वो लंग्स के अंदर रह जाता है फोर्सफुली एक्सपायरेशन। जब हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फोर्सफुली छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा, ऐसा तो है नहीं लंग्स खाली हो जाएंगे, नहीं, थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो एयर का अंदर रह जाता है। वो कितना रह जाता है, 1100 ml टू 1200 ml। समझ में आया। उसके बाद है हमारे पास IC इंस्पायरेटरी, आपके पास कैपेसिटी, यानी कि कितना पर्सन जो है वो कितना इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आ गया आपके पास IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हुई आपके पास, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हुई आपके पास, कि एक पर्सन जो है वो एक्सपायर कितना कर सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। ओके, तो ये आ गया आपके पास टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट वन है हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि रह जाता है लंग में आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें कितना सा वॉल्यूम अंदर रह जा रहा है, दैट इज इक्वल टू ERV प्लस RV। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये बहुत बार पूछे जाते हैं। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि एयर का, ठीक है, जो कि पर्सन जो है वो फोर्सफुली एक्सपायर कर देता है। जैसे हमने फोर्सफुली बाहर निकाल दी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कितना वॉल्यूम एयर का रह जाता है, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये होता है ERV आपके पास, ठीक है, TV और IRV। क्लियर है। तो इसको हम तीनों को प्लस करके लिखते हैं आपके पास। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी हुई हमारे पास IV प्लस TV प्लस IRV प्लस IERV। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी, लोग टोटल लंग कैपेसिटी होती है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर है जो इंस्पायरेशन के बाद भी रह जाता है आपके पास। ठीक है, कितनी टोटल, कितनी लंग की कैपेसिटी है, दैट इज RV प्लस ERV प्लस TV एंड IRV, और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड्स का ही ये है, आपने इसको अच्छे से जो है वो लर्न करना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब आया हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ये कैसे होती है, हमने पहले ही पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सबसे ज्यादा किस, कहाँ पे होती है, एल्वोलाई में। ओके, कहाँ होती है, लंग्स का जो ये वाला पार्ट है ना, एल्वोलाई वाला, ये वाले, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये एल्वोलाई वाले, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये जैसे ये आया ऊपर से, और एक ये वाला, यहां पे सबसे ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। क्लियर। अब इसमें हम एक तो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होती है, ठीक है, एल्वोलाई में होगी, और ब्लड एंड टिश्यू के बीच में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है आपके पास। ठीक है, और किस में होती है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होती है। और कौन सा प्रोसेस होता है, सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रेशर इसमें जो है वो पार्शियल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो पी से, पी को डिनोट, पी लिखेंगे हम पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर है। मैकेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन से होते हैं। फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, प्रेशर ग्रेडियंट होता है, क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है, और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है, कैसे जो है वो कितनी सी थिक है, कैसे जो है वो आपके पास कितना सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा आपके पास। ठीक है, पार्शियल प्रेशर, अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है हमारे पास, जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, दैट इज द इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। ठीक है, इंडिविजुअल जो गैस है उसका कितना प्रेशर है उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, जैसे PO2 और PCO2 आपके पास। ठीक है, जैसे ये है रेस्पिरेटरी गैस है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 159, एल्वोलाई का होता है 104, ब्लड का होता है ऑक्सीजनेटेड का 40 mm ऑफ HG लगाना है, ब्लड
का होता है 95, टिश्यू का होता है 40, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक एयर का होता है 0.3, एल्वोलाई में होता है 40, ब्लड में होता है आपका 45, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड में होता है 40, एंड टिश्यू में होता है 45 mm ऑफ Hg। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब ये है जो मेन जो ये है ना, ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वोलस, बॉडी टिश्यू, ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें तो पूरा पूरा झमेला ही खत्म कर दिया, पूरा अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से जो है वो गैस ऑफ एक्सचेंज कैसे होगी, कैसे वो हार्ट में, लंग से हार्ट में जाएगी, हार्ट से टिश्यू में जाएगी, और दोबारा से आपके पास पूरा आएगी। ओके, अब है हमारे पास, देखो ये क्या होता है आपके पास, ऑक्सीजन, ठीक है। हमने इंस्पायर्ड की क्या, ऑक्सीजन, इसका पार्शियल प्रेशर है 104 mm ऑफ Hg, यानी कि ये ज्यादा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली गई। ओके, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो हायर होता है किसमें, एल्वोलाई में। ये आपका एल्वोलाई है, ठीक है, ये देखो एल्वोलाई है, तो हायर हुआ तो एक्सचेंज ऑफ गैस, ये जो ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ गई आपके पास। और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm ऑफ Hg है आपके पास, ठीक है। तो टिश्यू से, अभी हम पढ़ेंगे पूरे, टिश्यू से ही वो कहाँ पे आई, ब्लड में आई, और ब्लड से कहाँ से आई, एल्वोलाई में आई, ठीक है। अब यहां से देखो, ये हार्ट है आपके पास, लंग से पल्मोनरी वेन आई, और उसने हार्ट में आपके पास कौन सा था आपके पास, हार्ट में आई आपके पास, एट्रियम में आई, और एट्रियम से फिर आपके पास जो है वो सिस्टेमिक आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरा कहाँ चली गई, टिश्यू में चली गई। अब टिश्यू में क्या हुआ आपके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 mm ऑफ Hg है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 40 mm ऑफ Hg। तो ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है, टिश्यू में कम है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की टिश्यू में कितनी है, 45 mm ऑफ Hg है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, 40, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और सिस्टेमिक वेन से आपके पास हार्ट में चली गई आपके पास, और पल्मोनरी आर्टरी से जो है वो फिर जब ये लंग्स में जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी से प्योरिफिकेशन ऑफ उसके लिए, ब्लड के लिए, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो कम होगी, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो एक्सचेंज और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वोलाई में चली जाएगी, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरा प्रोसेस लंग्स से जो है वो, ट्रैकिया से जो है वो बाहर, नॉस्ट्रिल से जो है वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये था आपके पास, पूरा बता दिया इन्होंने कि किस तरीके से जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई। क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फास्टर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिफ्यूज फास्टर क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन से 20 to 25% जो होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फास्टर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ओके, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, स्क्वैमस एपिथेलियम है, ऑफ एल्वोलर वॉल है आपके पास, 1 सेल थिक होती है ये, इसलिए ताकि इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, ठीक है। एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है ये, जो हमने पढ़ा था कि हाँ ये वाला एल्वोलाई का, ओके, एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है ये, कि क्या क्या इसमें होता है आपके पास बिटवीन एल्वोलस एंड पल्मोनरी कैपिलरी। देखो ये है हमारे पास एल्वोलर, ये है एल्वोलर कैविटी है ये, ठीक है। फिर है हमारे पास ये जो येलो येलो दिख रहा है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये ब्लड की है आपके पास एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तो ये वाली जो है एंडोथीलियम, और ये आरबीसीज के सेल है आपके पास, ठीक है। तो ये है आपके पास सेक्शन ऑफ एल्वोलस एंड पल्मोनरी कैपिलरी। इसके पास जो होता है वो हाईली वो है आपके पास रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है बॉडी में जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से जल्दी बाहर निकल सके, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है वो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्लड, तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होती है आपके पास, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वोलस में जाके जो है फिर वो बाहर चली जाती है, समझ में आ गया, ठीक है। बहुत इजी है ये, बहुत ही इजी है, इतना ज्यादा कोई टफ नहीं है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास, अब हमने पढ़ तो लिया कि भाई सब कुछ हो गया, एक्सचेंज भी हो गया, अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अब कुछ ना कुछ तो होगा जिससे ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो होगा किससे, ब्लड से। ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 3 फॉर्म में होता है हमारे पास,
ठीक है। थ्री फॉर्म में होता है हमारे पास टू फॉर्म में होता है, सॉरी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, इसमें से ये कंसंट्रेशन दिया है कि 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय आरबीसीज, जो अभी हम पढ़ेंगे आपके पास। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो 97% किससे हुई, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी और वहां से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होएगी। क्लियर है। तो एक एक हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को जो है वो कैरी कर सकता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो कितने ऑक्सीजन कैरी करेगा आपके पास, 4। ओके, कितने करेगा, 4 ऑक्सीजन कैरिंग करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये बाइंडिंग कैसे करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से ही। ओके, अब इसमें क्या होता है आपके पास, दूसरा होता है हमारे पास डिजॉल्व इन प्लाज्मा, तो प्लाज्मा डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, 3% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो डिजॉल्व इन प्लाज्मा और वहां से ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है आपके पास, जब जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन को, ठीक है, जब हम HG को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को आपके पास परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ऑक्सीजन के साथ आप लोग इसको अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, तो एक एस शेप्ड, ये देखो एस शेप्ड यानी कि सिग्मॉइड आपके पास कर्व मिलती है, जिसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, देखो कंडीशंस क्या क्या हैं हमारे पास, कंडीशन क्या क्या है हमारे पास, कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास सबसे पहले एल्वोलाई लंग में। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन कंबाइन करना है वहां पे क्या होना चाहिए, हायर, आपके पास क्या होना चाहिए, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होनी चाहिए और लोअर टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें लंग्स में क्या क्या कंडीशन है एल्वोलाई में, ताकि जो है वो ऑक्सीजन कंबाइन कर सके, हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये है, ये अगर कंडीशन पूरी फुलफिल होंगी ना तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा। ओके, ठीक है। सेकंड है हमारे पास टिश्यू में। अब टिश्यू में क्या होगा हमारे पास, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगी और हायर ही टेम्परेचर होगा, तब क्या होगा आपके पास कि ऑक्सीजन जो है वो आपके पास क्लियरली जो है वो बाउंड करेगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कैसे वो कंबाइन करता है और किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का। ठीक है, ये कंडीशंस होनी चाहिए, तब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो इतना ml 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में जाता है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन का क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 3 में होता है, बाइकार्बोनेट, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन और डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, ये दिया होगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट में क्या होता है हमारे पास, बाइकार्बोनेट में क्या होता है, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो है 70% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, वो कहाँ से जाती है आपके पास, बाइकार्बोनेट आयन से ही ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन करते हैं आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके जो होता है वो आपके पास क्या बनाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं। और बाइकार्बोनेट आयन से ही आपके पास क्या होता है, इसमें एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो आपका आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये डिलीवर टू एल्वोलाई, आरबीसीज में जो होता है इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो हाई होती है, किसकी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की। ओके, और आपके पास कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन 20 to 25% जो है वो कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन कंबाइन करके क्या बनाएंगे आपके पास, क्या बनाएंगे, कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन बनाएंगे। क्लियर है। और आपके पास क्या होगा, डिजॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होगा, 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होके जो है वो ट्रांसपोर्ट
होगी। ओके, अब टिश्यू साइट में क्या होगा, टिश्यू साइट्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा क्योंकि कैटाबोलिज्म हुआ है वहां पे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो डिफ्यूज हो जाएगी किसमें, ब्लड में। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी डिफ्यूज हो जाएगी आपकी ब्लड में, और बायोकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं आपके पास, और एल्वोलाई में, ठीक है, एल्वोलर साइड में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म ये आपके पास बाइकार्बोनेट आयन बने और हाइड्रोजन आयन बने, ठीक है। अब एल्वोलर साइड में क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो है, ठीक है, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू आपके पास ये है कि रिएक्शन प्रोसीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बन जाएगी वहां पे, और वहां पे क्या होगी, हाइड्रोजन जो होगी वो ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल, बाइकार्बोनेट के साथ वो ट्रैप कर जाएगी और ट्रांसपोर्टेड टू एल्वोलाई एंड रिलीज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में जो होगी वो डिफ्यूज हो जाएगी, और ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो कंबाइन हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो एल्वोलाई में डिफ्यूज हो जाएगी आपके पास, ठीक है। और एक्सहेलेशन, जैसे हम एक्सहेल करेंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो बाहर चली जाएगी। समझ में आ गया। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 3 फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और आपका प्लाज्मा में। बाइकार्बोनेट हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कंबाइन हुए और बाइकार्बोनेट आयन बना दिए। कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन क्या हुआ आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन कंबाइन हुए और कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टिश्यू में क्या हुआ, टिश्यू में हुआ आपके पास कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है, ठीक है, तो वहां से जो होता है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और बायोकार्बोनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डिफ्यूज कर गई और बायोकार्बोनेट फॉर्म जो होते हैं वहां पे टिश्यू में। ओके, और एल्वोलाई में क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर इसका कम हुआ, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में डिफ्यूज हो जाता है और आपके पास जो एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल हो जाएगी, ठीक है। लास्ट हमारे पास बचता है डिसऑर्डर से पहले रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कैसे हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, कैसे वो टिश्यू के पास पहुंची, कैसे वो हर एक सेल के पास पहुंची। अब कोई ना कोई इसको रेगुलेट तो करता होगा, ठीक है, कोई ना कोई तो इसको सुप्रीम बैठा होगा जो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो कंट्रोल करता है, कौन करता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो उसको कंट्रोल करता है, जिसमें आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है क्या, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। ये कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीदिंग को, जैसे सिर्फ हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, ये पॉन्स वेरोलाई, ठीक है, ब्रेन के पीछे जैसे यहाँ जैसे पॉन्स वेरोलाई का स्ट्रक्चर वहां प्रेजेंट होता है। ये करता है कि ब्रीदिंग रेट को, ठीक है, किस रेट से ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीदिंग रेट को, डेप्थ को रेगुलेट करता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर सिर्फ नॉर्मल रेस्पिरेशन को काउंट करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसकी क्या करता है कि ये ब्रीदिंग रेट को आपका कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कीमो सेंसिटिव सेंटर। ये बहुत ही सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन के लिए, हाईली सेंसिटिव है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो ये एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और सिग्नल देता है ताकि जो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन का जो है वो फटाफट इसका बैलेंस हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट हमारी बॉडी से बाहर निकल सके, ठीक है। फिर है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, ठीक है, ये भी है हमारे पास एक। तो इसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आयोटिक आर्क में और कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं चेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और नेसेसरी सिग्नल रिदमिक सेंटर को भेजते हैं कि कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है, और ये जो होते हैं ये उनको क्लियर करते हैं कि क्या इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो होता है इसमें एक और एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑक्सीजन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी जो रिदम होता है ना उसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं। हमने सिर्फ इसमें पढ़ा कि सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को ही रेगुलेट करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब है हमारे पास डिसऑर्डर, ठीक है, क्या क्या डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सबसे पहले है एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है आपके पास,
ब्रीदिंग सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, विजिंग होती है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो एक्सीटी जैसी आवाज निकलती है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। ओके, एफ एम एम्फाइसीमा क्या होता है आपके पास, ये क्रोनिक डिजीज है जो कि एल्वुलर वॉल जो होती है ना आपकी, वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, और उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सरफेस है, क्योंकि अब रेस्पिरेटरी सरफेस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगी, और ये जो है वो डिजीज कॉज हो जाती है। ये होती है जो कि सिगरेट स्मोक करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज में रहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज एरिया के पास क्या होता है, बहुत सारे जो जैसे ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, या स्टोन ब्रेकिंग का है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो हमारे उसमें सांस के उसमें यानी कि सांस के उसमें चले, लंग्स में चले जाते हैं आपके पास, ठीक है, जिसमें टू डिजीजेस होती हैं आपके पास। वो है आपके पास सिलियोकोसिस एंड आपके पास है सिलियोकोसिस है हमारे पास, कहाँ ये सिचुएशन, ठीक है। दो डिजीजेज हैं आपके पास जिसमें हम लोग वो होती है आपके पास, क्या होती है, सिलियोकोसिस, SILICOSIS, एंड सेकेंड वन इज एस्बेस्टोसिस। ओके, एस्बेस्टोसिस, ASBESTOSIS, ठीक है, एस्बेस्टोसिस। तो ये दो बीमारियां हैं जो कि आपके इसमें होती है, जो कि आपके पास ये है, देखो, फाइब्रस प्रोलिफरेशन और फाइब्रस टिश्यू का सीरियस कॉज करती हैं ये, ठीक है। तो इनको क्या करना चाहिए, दो बीमारियां मैंने बताई, सिलियोकोसिस और आपके पास है एस्बेस्टोसिस। ओके, SILICOSIS और है ASBESTOSIS। तो ये दो बीमारियां हैं जो इसमें लंग्स के इन्फ्लेमेशन से होती है, क्योंकि लंग डैमेज हो जाएगा आपके पास, तो ये दो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो आपके पास हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क हमको पहनना चाहिए, ताकि वो पार्टिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में ना जाए, और प्रॉपर वेंटिलेशन, जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मुझे लगता है आपको वीडियो जो है वो बहुत ही ईजी लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने भी मैं टॉपिक बनाऊं आपको इजीली अवेलेबल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, थैंक यू।